Say yes. Screen is visible ना? Yes, sir. Yes. Okay. चलिए. तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करी जाए, हमने इससे पहले एक दो लेक्चर्स देखे भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है. और इलेक्ट्रिसिटी में आप ये भी जानते हो कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को हमें मिलेंगी भी, और हमने कुछ बातों पे समझा भी है, ऑब्जर्वेशन भी करी है हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. लाइक वेलोसिटी, वेलोसिटी कह रहे हैं, लाइक अगर बात करें एम्पियर क्या होता है ना, वोल्टेज क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल जो डिफरेंस है, टर्मिनल जो वोल्टेज है, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर या दो पॉइंट्स के बीच में, सारी की सारी बातें हमने करी हुई हैं. तो सब हम देख चुके थे. इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना, कूलम्स, ये भी हमने बात करी है. तो आज की क्लास में रिवीजन नहीं है, बल्कि और आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है. क्योंकि मैं मान के चला हूं कि अब आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है. ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी, इसमें कुछ मुझे अभी चीजें ऐड ऑन करनी है. जैसे लखमीर सिंह के जो क्वेश्चंस थे वो भी मैं टाइप कर ही रहा था, ठीक है. वो टाइप होने के बाद बस जैसे ही टाइप हो जाएगी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है. तो आपको फिर मिल भी जाएगा वो पीडीएफ. अभी तक शायद आपके पास ये पीडीएफ नहीं है, तब तक अभी आप अपनी नोटबुक का सहारा ले सकते हो. लेकिन जैसे ही मिल जाएगा फिर उसके बाद फिर आप अपना आराम से पीडीएफ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. इवन बुक्स की भी नीड नहीं होती. जैसे आज ही 9th के बच्चे बोल रहे थे कि सर, जैसे यश एक बच्चा है 9th का, तो उसने कहा कि सर मैं आज ऐसे ही ना किताब उठा के देख रहा था 9th की, तो एनसीईआरटी, तो मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी स्लाइड में कवर हो रहे हैं. तो है ही है, इसलिए मैं आपके साथ भी कर रहा हूँ. एनसीईआरटी अगर आपने भी अगर किताब उठाकर अपने देखी है, अगर इससे पहले वाले केमिकल इक्वेशंस की जो आपने टॉपिक पढ़ा है, तो शायद आप भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे इस बात को कि लगभग जो क्वेश्चंस आपके हैं वो आपने यहाँ से स्लाइड्स की फॉर्म में सीख लिए. बताइए किसने करा ऐसा ऑब्जर्वेशन, करा अभी तक किसने? Yes, sir. किसने बेटा? आप बोल रहे हो? आप कह रहे हो? यस, किसने बोला बेटा? तो बता दो. Smriti, sir. ओके स्मृति, चलिए. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हो कि हमारा टॉपिक के अंदर एक सब टाइप है, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, ओम्स लॉ, ठीक है. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, बहुत ध्यान से देखो बेटा. और ये मान के चलो कि इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना, शायद उससे भी ज्यादा भी लगा लेना इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है. या तो ओम्स लॉ आता है, या तो फिर ओम्स लॉ का ये जो डिक्टेशन लिखी हुई है वो आती है, या फिर ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है. या फिर आप कह लीजिए कि ओम्स लॉ का जो एक पिक्टोरल ग्राफ है, जो कि आपको ये दिख रहा है, ये वाला, ये पूछ लेता है, ठीक है. तो इनमें से कोई ना कोई चीज आपको जरूर मिलेगी ही मिलेगी, आप मान के चले. और अगर मिलेगी तो ऑफकोर्स आप मान के चलोगे कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है ना. तो अब जल्दी से समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये क्या चीजें हैं, एक बार पढ़ते हैं. पूरा नाम है इनका, नीलांश भी आई गए, चलो. पूरा ये साइंटिस्ट का बेटा नाम है जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, ओम. तो जॉर्ज साइमन ओम एक दिन अपनी लैबोरेटरी में बैठे हुए थे, ठीक है. लैबोरेटरी में बैठे तो हुए थे, सारी बातें ठीक थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते भी थे, लेकिन इनका उस समय पे जो एक मेन मोटिव था वो ये था कि क्या करंट में, जो करंट है, जो फ्लो कर रहा है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम करंट कहते थे, क्या करंट में और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, V2 माइनस V1, यानी कि V2 माइनस V1 कह लीजिए, या फिर कैपिटल E कह लीजिए, एक ही बात है, या फिर डेल्टा V बोल दीजिए, एक ही बात है. किसी किसी किताब में डेल्टा V बोलेगा, किसी में EMF को E बोल दे देगा, किसी में वो V2 माइनस V1 कह देगा. तो इनका मेन काम ये था कि वोल्टेज में और करंट के अंदर क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को ये पता करना चाहते थे. और इन्होंने बेटा कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली वो दिन आ गया जब इनको कुछ बातें समझ में आई. और जब बातें कुछ समझ में आई तो उन्होंने यहाँ से एक लॉ निकाल दिया. और लॉ क्या है, एक बार जल्दी से आस्था पढ़ेंगी, पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है. The current flowing through an ohmic conductor is directly proportional to the applied potential difference between two ends of the conductor. ध्यान से समझिएगा, इसमें तीन बातें आपको समझनी है. पहला तो है ओमिक कंडक्टर. अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये ओमिक कंडक्टर क्या होता है. पहले तो आपको ये समझना होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं. बेटा कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाए, ठीक है. ऐसा अरेंजमेंट जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाए, वो बेटा क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं. और एक बोला जाता है सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें करंट फ्लो तो कर जाता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं करता जितना कंडक्टर्स में करता है.
और एक होता है बेटा, उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा, वो इंसुलेटर्स हैं। अभी आगे आएगा, हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स, और तीसरा कौन है? इंसुलेटर। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से जा रहे होते हो, मान लो आपने ट्रेन से कोई जर्नी अगर आप कर रहे हो, तो ट्रेन में जब आप जा रहे हो तो ऊपर आपने देखा इस तरह का एक ऊपर लगा होता है, पेंटोग्राफ कहते हैं उसको, नाम सुना कभी? जो एकदम ऊपर वायर से, जो हाई टेंशन की वायर होती है उससे कनेक्टेड रहता है, पेंटोग्राफ कहते हैं बेटा उसको। ये किसके ऊपर लगा होता है? इंजन के ऊपर लगा होता है। देखा आपने कभी? अफकोर्स देखा होगा। जो है ऐसे पूरा होता है, वो पूरा वायर के साथ कनेक्टेड होके आ रहा होता है, पेंटोग्राफ, ठीक है। अरे हाँ तो बोल दो कि देखा है, इस तरह का होता है कुछ, ठीक है। पेंटोग्राफ लाइक ऐसा, वो पूरा मैं बना नहीं पा रहा, लेकिन वो पूरा वायर से कनेक्टेड होता है। तो अब ये 20,000 वोल्ट की लाइन होती है, 20,000 वोल्ट, सोचो 20,000 वोल्ट बहुत बड़ी चीज हो गई। तो 20,000 वोल्ट की जो करंट है वो उस समय इंजन में आ रही है, लेकिन इंजन के अंदर फिर भी ड्राइवर बैठा हुआ है और उसको करंट नहीं लग रहा। आप, आपके साथ बहुत सारे, आप जिन डिब्बों में बैठे हुए हो, कंपार्टमेंट्स में बैठे हुए हो, वो सारे के सारे कोचेस जो हैं वो भी इंजन से कनेक्टेड है, करंट नहीं आ रहा दूर दूर तक, और जबकि 20,000 वोल्ट चल रहा है ऊपर। तो जो गलती से भी अगर वो 20,000 वोल्ट लीक हो जाए तो हम सब पता है राख बन जाएंगे, राख, तुरंत राख बन जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं हमारे अंदर। सोच रहे हो इतना इतना हाई वोल्टेज होता है वो करंट। पहले तो एकदम फट की आवाज आएगी, एकदम से हमारी बॉडी के अंदर आग लगेगी, और तुरंत वहीं पे हम खत्म, और पूरा वहीं पे बॉडी जल रही होगी उस समय। अगर आपने कभी देखा हो, एक बार सर्च करना, चलो आज यूट्यूब पे सर्च करना, तुमको बताता हूँ, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग। हालांकि उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, डेथ हो गई उसकी, लेकिन उस इडियट को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसने रेलवे के कोच के ऊपर चढ़ के ना वो पेंटोग्राफ, जो हाई टेंशन की तार होती है, उसको टच कर लिया, और जैसे ही टच करा भाई साहब 20,000 वोल्ट है, और देखो उसका क्या हाल होगा। यूट्यूब पे सर्च करना, पेंटोग्राफ के थ्रू डेथ या रेलवे डेथ, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रिक सप्लाई, ऐसा डाल के सर्च करोगे ना तो आपको वीडियो आ जाएगी उसकी। 4-5 मिनट की वीडियो है, बहुत बहुत ज्यादा करनी वीडियो है, बहुत खतरनाक वीडियो है। खैर देखो वापस आते हैं। तो हुआ ये कि ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं फिर? कंडक्टर आप समझ में आ गया आपको। कंडक्टर वो होते हैं बेटा जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जा सकती है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, वो कंडक्टर्स होते हैं। और ऐसे कंडक्टर्स बेटा जो ओम के लॉ को फॉलो करे, ओम के लॉ को मतलब ये ओम का लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर, जो ये रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, बेटा ये ओम्स का लॉ है। तो ऐसे कंडक्टर जो V इक्वल्स टू आई आर को फॉलो करेंगे उनका नाम होता है ओमिक कंडक्टर्स, और जो फॉलो नहीं करते उनको नॉन ओमिक बोल देंगे, है ना। ये बात क्लियर हो गई कि ओमिक कंडक्टर क्या होता है? ऐसे कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाए या सप्लाई हो सके, और साथ ही साथ में वो ओम्स के लॉ को फॉलो भी करे, उन्हें बोला जाता है ओमिक कंडक्टर्स। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ओम ने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो उसने ये बात बताई कि जो करंट है, जो कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है, ये भाई एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो आई जो आप देख रहे हो ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके? टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। याद रखो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया बहुत अच्छे से, और मैंने आपको वहां पे एक बात बताई है कि मान लीजिए एक वायर है, उसमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और मैंने आपको वहां पे समझाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कि पोटेंशियल डिफरेंस ये था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को लेकर आने में जितना वर्क डन हम करेंगे, वही क्या था बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। याद है आपको? तो मैंने ये बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी थी उस दिन भी, तो अब देखो वहीं पे आ गया। तो जब जब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी ना, हमेशा ध्यान रखिएगा दो एंड्स की बात जरूर होगी। क्यों दो एंड्स की बात होगी? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस है, हमेशा दो पॉइंट्स का ही तो डिफरेंस निकाल पाओगे। अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं, क्या डिफरेंस निकाल लोगे? मैं आपसे कहूँ एक नंबर है आपके पास 5, बताओ डिफरेंस बता लोगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 5 है एक 7 है, आप डिफरेंस बता सकते हो आप। क्लियर है ना? तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में निकलता है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेकर जाने में जितना वर्क डन हमने किया था, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था। ये सब मैंने आपको बताया। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम पता क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं बेटा वी। अभी वैसे तो डेल्टा वी होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी आपको डेल्टा वी यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग V2 माइनस V1 कहते हैं। V2 माइनस V1 का मतलब बेटा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस करेंगे, या कह लीजिए हाई वोल्टेज से स्मॉल वोल्टेज को या कम वोल्टेज को माइनस करेंगे, जहाँ पे V2 ज्यादा होगी और V1 कम होगी। तो वही हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब ओम ने ये बात कह दी कि जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ओम्स का लॉ है। तो जब ये चीज हो गई बेटा, है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? ऐसी कंडीशन में ये चीज आ गई कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, याद रखिएगा फिजिक्स कहती है कि जब जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपको किसी ना किसी कांस्टेंट का यूज तो करना पड़ेगा, ठीक है।
किसी ना किसी कांस्टेंट का यूज आपको करना पड़ेगा। तो हुआ क्या, इस बात को फिर से समझो। हमारे पास बेटा क्या था, हमारे पास इस टाइम पे एक जो आया वो आया i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो जब ये हो गया, तो जब हमने यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इक्वल के साइन में। और जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर v तो ऐसे ही था, और बेटा एक कांस्टेंट अपने आप ऐड हो जाता है जिसका नाम होता है 1/r। याद रखिएगा, हमेशा 1/r ऐड होता है। तन्मया 1/r क्या है, 1/r एक कांस्टेंट है जो कि इस प्रोपोर्शनल की जगह पर आया है, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल की जगह पर आया है तो 1/r हुआ। ये रेसिस्टेंस होता है, याद रखिए इसको, r को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। अभी सब पे बात करेंगे, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है ना। एक फॉर्मूला होता है बेटा रो एल अपॉन ए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं यहाँ से, सीबीएसई ने पता नहीं कितने न्यूमेरिकल्स पूछ रखे हैं सिर्फ इस फॉर्मूले पे, रो एल अपॉन ए पे, ठीक है। अभी करेंगे इस चीज को भी कि ये क्या होता है। तो हमने यहाँ से ये देखा कि i इक्वल्स टू v अपॉन में r। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक तरह से क्या हो गया, i इक्वल्स टू v अपॉन r। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से बेटा v इक्वल्स टू क्या बन गया, ir। तो यही क्या होता है, यही बेटा ओम्स का लॉ होता है, समझ में आया। तो यहाँ से ये v इक्वल्स टू ir आपको दिख रहा होगा, ये रहा। क्लियर है, बताइए ये चीज समझ में आ रही है आपको कि v इक्वल्स टू ir कैसे आया। यहाँ पर हमने, इन्होंने v को प्रोपोर्शनल करा है i के, है ना, हमने प्रोपोर्शनल करा था i को v के, इसलिए हमने 1/r यूज करा है, और इन्होंने r यूज करा है, क्यों, क्योंकि v इक्वल्स टू ir कर रहे हैं, हमने i इक्वल्स टू v अपॉन r करा, बात एक ही है, उससे घबराना मत। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई है, बताइए प्लीज, यस करिए, से यस अगर आ गई है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर जी। अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा था कि भाई v और i में रिलेशन जो होता है वो कैसा होता है, तो इसने बोला बेटा कि v और i में जो रिलेशन होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर v और i में डायरेक्टली है तो देखो ये बेटा करंट थी, यहाँ पे ये वोल्टेज था, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। वो क्या रहा है कि मान लो कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे रीडिंग दे देते हैं, यहाँ पे रीडिंग है 0, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे रीडिंग आ गई बेटा 1, और आगे बढ़े यहाँ पे रीडिंग आ गई 2, और आगे बढ़े यहाँ रीडिंग आई 3, और एक और आगे पॉइंट 4 ले लिया। ऐसे यहाँ पर आ गए बेटा, ये 1 पॉइंट है, यहाँ पर आए ये 2 पॉइंट है, यहाँ पर आए ये 3 पॉइंट है, और यहाँ पर आए ये 4 पॉइंट है। ये हमने रीडिंग ले ली। तो जब हमने ये रीडिंग ले ली तो आप देखो करंट किस में होता है बेटा, करंट एम्पियर में होती है, जानते हो आप, पढ़ा के आया हूँ मैं आपको, एम्पियर में करंट होती है। चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं, ठीक है। करंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम एमीटर कहते हैं, और एमीटर हमेशा किस में लगाते थे, सीरीज में कि पैरेलल में, हमेशा सीरीज में। क्यों लगाते हैं सीरीज में, वो भी चलो अभी बताता हूँ, चलो देख लो, ये वाली बात हो रही है तो इसको भी समझ लो। अच्छा मुझे कौन बताएगा एमीटर सीरीज में क्यों लगाते हैं, शाबाश बताओ जल्दी से। एमीटर को बेटा सीरीज में क्यों लगाते हैं, शाबाश कौन बताएगा। स्मृति, आस्था, असना खान, ये बेटा शायद हमारे बीच में आज नए हैं। असना प्लीज एक बार अपना कैमरा ऑन करो प्लीज, आई गेस आप नए बच्चे हो हमारे बीच में आज। यस सर। अच्छा, और ये गैलेक्सी A7 2016, ये भी प्लीज आप भी अपना जरा एक बार कैमरा ऑन कर दें। गैलेक्सी जी एक बार अपना कैमरा ऑन कर दें फटाफट। हमारी क्लास का ये उसूल है कि कैमरा ऑन होता है, जिसको हम कहते हैं बस वही बंद करते हैं, है ना। एक बार ऑन कर दीजिए प्लीज जल्दी से, गैलेक्सी जी फटाफट ऑन करिए। नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई टीचर है तो प्लीज तब भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने आए हैं यहाँ पे, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा अगर आप टीचर भी हैं। नहीं तो फिर सॉरी, अगर आप नहीं कैमरा ऑन करेंगे तो फिर मैं आपको क्लास से रिमूव करूंगा, सिंपल सी बात है। गैलेक्सी जी लास्ट वार्निंग, ओके बोल दीजिए कम से कम, अगर आप बोल ही देंगे तो भी चल जाएगा, कुछ बोल दीजिए। सॉरी रिमूव्ड। आइए तो आगे बढ़ रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि कोई बात नहीं बेटा, सुनो कैमरा ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो हम यहाँ पर आपको ये बता रहे थे कि जैसे एमीटर की हमने बात करी थी, तो एमीटर हमेशा किस में लगाते थे हम, सीरीज में। क्यों लगाते थे उस बात को एक बार समझ लो। ये देखो मान लो बेटा कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट चला गया थोड़ा सा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और यहाँ से आ गया बेटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद मान लो कि करंट फाइनली इधर भी आ गया, और करंट फाइनली मान लो इधर भी आ गया, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे। उसके आगे फिर लाइन फिर से ज्वाइन हो गई, और यहाँ पे ये इस तरह से लाइन जा रही है, मान लो ये सर्किट आगे कंप्लीट हो रहा होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब मुझे अगर एमीटर को लगाना है तो मैं एमीटर को कहाँ लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये पूरी लाइन ए है, ठीक है, ये लाइन पूरा ए है, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये पूरा ए है। फिर हम यहाँ पर आ गए बी, ये जो पूरा आप देख रहे हो ये वाला पूरा, ये पूरा बेटा बी पॉइंट होगा,
मतलब ये पूरा बी मान लो, इस वाले लाइन से मेरे को, ठीक है। ये मान लो बेटा पूरा सी होगा, ये जो नीचे वाला आपको ये इस पॉइंट से नीचे दिख रहा है, ये पॉइंट पूरा बेटा सी है। यहाँ से यहाँ मान लो पूरा डी है, और यहाँ से ये वाला ई है, और ई के बाद बेटा यहाँ पर ये वाला जो पूरा आप देख रहे हो एफ है। अब आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे बताओ ए से लेकर एफ तक में एमीटर को कहाँ लगाना चाहिए कि जो पूरी रीडिंग है वो एकदम बेहतर रीडिंग आ जाए। जल्दी बताओ, तब तक मैं चार्जिंग लगा दूं। शाबाश। बताओ बेटा, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड में, और बनते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ए बी सी डी ई और एफ में एमीटर को कहां पर लगाएं कि रीडिंग एकदम बेस्ट आ जाए? शाबाश, बताओ। नीलांश कह रहे ए टू एफ। बेटा ए टू एफ में कैसे लगेगा? या तो ए पे लगा पाओगे, मान लो आपने यहाँ पर एमीटर लगा दिया, या तो कंडीशन होगी कि आपने एमीटर यहाँ लगा दिया, एक कंडीशन, या फिर हो सकता है कि आप एफ पे यहाँ लगा दो। ए और एफ पे, ए और एफ पूरी एक लाइन नहीं है बेटा, ये देखो ना बीच में गैप है, ए और एफ पूरी एक लाइन थोड़ी है। ओम जी कह रहे हैं कि ए पे लगेगा। बेटा बाकी लोग बताओ, आस्था कहाँ पे लगेगा बेटा? ए पे लगेगा। अच्छा, ध्यान से सोचो, गलत कर रहे हो अब आप लोग। सर ये जो बी और ई का ज्वाइनिंग पॉइंट है और सी और डी का ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां पे। एक मिनट बेटा बस। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, किसका ज्वाइनिंग? सर मैं कह रही हूँ ये जो बी और ई जहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब ज्वाइन हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट, या और उससे नीचे सी और डी। तो यहाँ पे बेटा एमीटर एक ही बार लगा सकते हो, दो एमीटर नहीं होते हमारे पास, एक सर्किट के लिए एक एमीटर, ठीक है। चलो समझो, कोई बात नहीं। स्मृति आप कहाँ कह रहे हो बेटा? ये लगा एमीटर, ठीक है, और एमीटर कहाँ लगना चाहिए? एमीटर लगना चाहिए एफ पे, तो एफ विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप देखो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमने एफ पे लगाया, उसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक एक जगह लगा के दिखाता हूँ। देखो मान लो बेटा सबसे पहले हमने पॉइंट ए पे लगाया, जैसे मान लो ये पॉइंट ए था, हमने एमीटर को यहाँ लगा दिया। तो अगर हमने एमीटर को यहाँ पर लगाया तो बेटा करंट देखो सर, जैसे ये पूरी बैटरी थी, या एक बार रुको मैं आपको और बेहतर समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन दिख रही है एक आपको ब्लैंक? ब्लैंक दिख रही है ना स्क्रीन? यस सर। यस सर। बेटा समझो ध्यान से, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे यार क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है इसको आराम समझाना। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले लिया हमने पेन। देखो बेटा ये एक सर्किट है, मान लो यहाँ से ये पॉइंट ए था, पॉइंट ए था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, फिर ये करंट जो थी वो आगे, गंदी बात, ये किसने करा है, रब करो उसको, चलो। हाँ ये पॉइंट बेटा यहाँ पर आ गए, उसके बाद फिर यहाँ से करंट इधर आ गई, ये इधर चली गई, उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर ऐसे आ, ठीक। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो बेटा, मतलब ये वाला ये बी है, उसके बाद ये मान लो ये वाला सी है, ये वाला पॉइंट जो था आपका ये डी है, मान लो ये ई है, और ये वाला एफ है, ठीक है। ये वाला एफ हो गया, और फिर यहाँ से मान लो सर्किट जो है कंप्लीट था, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है इस तरह से, ठीक है। और आप जानते हैं कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज मूव करते हैं हमेशा, यानी कि अगर हमें मूव कराना है करंट को, तो करंट कैसे मूव करेगी? करंट हमेशा प्लस से माइनस चलती है, मतलब प्लस वाले निकलती है इलेक्ट्रोड से और माइनस की तरफ चलती है, मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है, लाइक ऐसे। अब जब ये करंट फ्लो करे तो देखो ए पर आई, और आप कह रहे हो कि सर ए पे ही लगा दीजिए, तो हमने आपकी बात मान ली, हमने कहा चलो ठीक है बेटा ए पे लगा देते, ये हमने यहाँ पे मान लो एमीटर लगा दिया। तो अगर हमने एमीटर यहाँ लगा दिया, तो अब बेटा ये जो बैटरी से निकली एमीटर क्या करेगा, उसको मेजर कर लेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं ना कि हमें पूरे सर्किट की जो करंट है उसके बारे में पता लगे कि ओवरऑल एवरेज जो करंट है वो कितना जा रहा है। तो बेटा ए के ऊपर तो कोई अभी फ्लक्चुएशन आया ही नहीं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे करंट को कर लिया मेजर तो ठीक है, जितनी यहाँ से निकली होगी करंट वो आपको वहां पे मिल गई। लेकिन अब मेन काम तो यहाँ पर हो रहा है ना आगे। जैसे ही आप इस पॉइंट पर आए बेटा, तो यहाँ पर आते करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और जैसे ही डिवीजन होता है बेटा, याद रखिएगा हमेशा, अगर कोई एक पर्सन है ताकतवर है तो समझ में आता है, लेकिन अगर वही उसी का डिवाइड कर दो अगर आप दो हिस्सों में, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही जो करंट फ्लो कर रहा था बेटा जिस मैग्नीट्यूड से, जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगा ना, तो जैसे ही वो बी में गया और जैसे ही वो सी में गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में बेटा जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। मतलब मान लो कि यहाँ पर लेट्स से I1, जैसे ये इसमें आई करंट आ रही थी, अभी जो बैटरी से निकली ना वो करंट आई थी, लेकिन जैसे इस पॉइंट पर आई, यहाँ से इसमें बी में I1 आ गई, और बेटा सी में क्या आ गई, I2 आ गई, ठीक है।
ऐसे देखो I1 करंट अभी भी D में जा रही है और ये I2 करंट अभी भी E में जा रही है, मतलब I1 D में जा रही है, I2 E में जा रही है। और फिर ये पॉइंट आया और यहाँ पर आके मान लो ये करंट फिर आके मिले और मान लो ये कोई करंट I3 बन गया, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर मैंने A में यहाँ पे एमीटर लगाया तो मैं सिर्फ मेन करंट को तो मेजर कर पाऊंगा जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन अगर मैंने एमीटर अपना B पे लगा दिया तो जब B पे लगा दिया तो मैं उस करंट को तो मेजर कर लूंगा जो E1 है, लेकिन मैं E2 को बेटा मेजर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि E2 तो नीचे चली गई है ना। इस एमीटर के थ्रू तो सिर्फ E1 निकल सकती है, सॉरी मतलब I1 निकल सकती है, लेकिन I2 तो नीचे चली गई, इसलिए B में नहीं लगा सकते। अगर आप कहो कि सर C में एमीटर लगा दो तो C में लगाओगे तो I2 तो मेजर हो जाएगी, लेकिन बेटा I1 मेजर नहीं होगी ऊपर वाली। अगर आप कहते हो सर D में लगा दो तो D में जब आप लगाओगे तो फिर I1 तो मेजर हो जाएगी, लेकिन I2 नहीं मेजर होगी। और इसी तरह से अगर आपने E में लगा दिया तो बेटा I2 मेजर हो जाएगी, लेकिन I1 मेजर नहीं होगी। अब जब आप आगे चलोगे, मान लो आपने यहाँ पे लगा दिया इस जगह, तो अगर आप इस जगह लगाते हो तो देखो ओवरऑल जो करंट निकली थी वो घूमते घामते फाइनली एक पॉइंट पे आके फिर मिली और फिर इस एमीटर से आके मिली। और ये जो एमीटर, जो फाइनल पे एमीटर आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ लगाओगे तो ये पूरे ओवरऑल सर्किट के अंदर जो भी करंट के साथ जो घटनाएं घटी हैं, यानी कि जो भी इंसिडेंट्स करंट ने अपनी पूरी जर्नी के दौरान फील करे हैं, वो सारा का सारा फ्लक्चुएशन ये एमीटर अब दिखा देगा। तो अब बताओ मुझे कि कहाँ पे लगाएंगे पॉइंट पे, किस पॉइंट पे मीटर लगेगा? F sir. F पे लगेगा ना बेटा। और अगर F पे लगेगा तो एक चीज और देखो ध्यान से, अगर मान लो, बाबू ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, अगर आपने F पे मीटर लगाया तो ये एमीटर सीरीज में था कि ये पैरेलल में था? बेटा सीरीज में था। सीरीज का मतलब क्या होता है? करंट जिस रास्ते फ्लो कर रही है उसी रास्ते में आप लगा दीजिए एमीटर तो वो सीरीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए एमीटर हमेशा कहाँ लगता है? सीरीज में लगता है। और सीरीज में लगाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एमीटर पूरे सर्किट के फ्लक्चुएशन को क्या कर पाए बेटा? ऑब्जर्व कर पाए। इसीलिए हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं किसको? एमीटर को। लेकिन वहीं पे अगर मुझे वोल्ट मीटर लगाना होता ना तो मैं वोल्ट मीटर पता कैसे लगाता? वोल्ट मीटर के मुझे पैरेलल अरेंजमेंट की जरूरत होती, मतलब मैं यहाँ पर ऐसे लगाता वोल्ट मीटर कुछ, ठीक है, यहाँ पर ये V लगा देता मैं, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर ये मैं इस पॉइंट पे लगा देता। और वो भी आप जानते हो कि वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, और वो भी किन के पॉइंट्स के बीच में? हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में। और हमेशा किस में लगता है बेटा? वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ पे लगेगा? हमेशा Parallel sir. पैरेलल में लगेगा। तो अब कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? Yes sir. ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए, तो हम लोग ओम्स लॉ पे बात कर रहे थे, तो हुआ क्या है कि ग्राफ पे भी बात कर लेते हैं। चलो एक चीज और, आपने हमने यहाँ से हमने आपको क्या समझाया कि जो वेलोसिटी निकल रहा है, जो वोल्टेज होती है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होती है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि अगर कभी वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बेटा उतने ही अमाउंट से बढ़ेगी, अगर कभी वोल्टेज कम होगी तो करंट भी हमेशा उतने ही अमाउंट से कम होगी। उतने ही अमाउंट जो है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इस पे प्लीज ध्यान से समझना इसको। ऐसा नहीं होगा कि अगर बेटा वोल्टेज 20 थी और करंट 5 थी, ऐसा हो गया कि वोल्टेज जो है वो 20 से अगर मान लो 21 हो गई तो पक्की बात है करंट भी 1 यूनिट ही बढ़ेगी और कितनी होगी? वो 6 ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 20 से बढ़ के अगर 22 हो गई तो ये 5 से बढ़ के 9 हो गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं बेटा? ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं, याद रखिएगा। जितने अमाउंट से वोल्टेज बढ़ेगी उतने ही अमाउंट से करंट भी बढ़ेगी, ठीक है। जितने अमाउंट से वोल्टेज कम होगा उतने ही अमाउंट से वोल्टेज जो करंट है वो भी क्या होगा? कम होगा। ये बातें समझ में आ रही हैं? बताओ मुझे, क्योंकि हमें रिलेट करनी है यहाँ से बहुत सारी चीजें। यस करो। Yes sir. आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार आपको फिर से ब्लैंक शीट पे लेके चलता हूँ, एक बार जरूरी है, देखो ध्यान से। देखो, मान लो कि हमारे पास इस तरह से ये एक प्लॉटिंग है, एब्सिसा और जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, एक्स और वाई एक्सिस। हमने यहाँ पे बेटा क्या डाल दिया? यहाँ पे हमने करंट आई लिख दिया, ये करंट है, और यहाँ हमने वी लिख दिया, ये मतलब ये आई इधर जाएगी और ये करंट जो है ये आपका इधर पूरा करंट होगी। अब होगा क्या उसको समझो। हमने बीच में क्या कर दिया? बीच में हमने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जीरो प्लॉट है, ये जीरो है। ये अगर मैं इसको रेड कलर से ले लूँ ज्यादा बेहतर है। देखो
ये 0 है, इसके आगे यहाँ पे बेटा ये हमने 1 ले लिया, इसके आगे हमने यहाँ पे 2 ले लिया, ये वाला आगे जो पॉइंट आप देख रहे हो ये 3 है, ये आगे पॉइंट 4 है, बस इतना कर लिया हमने। ऐसे यहाँ पे बेटा 1 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे हमने 4 कर दिया। अब आप देखो जब बेटा सर्किट ऑफ था, तो जब सर्किट ऑफ है तो सर्किट के अंदर कोई करंट भी फ्लो नहीं कर रही, और जब करंट फ्लो नहीं कर रही तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये जो V आप देख रहे हो ना बेटा, ये V ये एक्चुअली में क्या है, ये वोल्टेज तो है ही है, लेकिन वोल्टेज का एक्चुअली में नाम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक तरफ बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे एक तरह से करंट है। करंट की यूनिट आप जानते हो एम्पियर में हम लेते हैं, ठीक है, और इसकी डिफरेंस जो होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो किसमें होती है? वोल्ट्स में होती है। अब देखो क्या हुआ, जब बेटा सर्किट में कुछ भी नहीं था, तो जब सर्किट क्लोज था तो ऐसी कंडीशन में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही थी, ना ही कोई वोल्टेज था, पोटेंशियल डिफरेंस था, तो सब कुछ 0 था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही सर्किट को हमने ऑन करा, तो जैसे सर्किट ऑन हुआ तो करंट बेटा 1 एम्पियर हो गई। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये नीचे जो मैंने ब्लू कर दिया है, करंट बेटा 1 एम्पियर हो गई, मतलब करंट यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो करंट अगर यहाँ पर आ गई तो करंट ये हमने दिखने लग गई। ठीक है, करंट जैसे ही आई तो करंट हमें यहाँ पे दिख रही है। और जब करंट 1 एम्पियर हो गई तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में मैंने आपको अभी बताया कि ओम्स ने ये बात बता दी कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितनी यूनिट से करंट बढ़ेगी उतने ही यूनिट से बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। और अभी मैंने आपको ये बात बताई कि अगर ये 1 यूनिट बढ़ता है तो बेटा इसको भी 1 यूनिट ही बढ़ना पड़ेगा। तो अगर करंट 1 एम्पियर हो रही है तो बेटा ये भी कितने एम्पियर होगी, सॉरी ये कितने वोल्ट होगी? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा ना। बताओ ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बेटा 1 एम्पियर पे 1 वोल्ट हुआ। फिर आगे देखो, फिर क्या हुआ, करंट बेटा 1 से बढ़ के फिर करंट 2 एम्पियर हो गई। तो जब 2 एम्पियर हो गई तो 2 एम्पियर के लिए क्या होगा, 2 एम्पियर के लिए यहाँ पे ये और ऊपर आएगा। ठीक है, तो करंट जो है वो 2 एम्पियर पे आ गई, और जब 2 एम्पियर आई है तो बेटा वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी तो उतना ही बढ़ेगा। बताओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना बढ़ा और यहाँ पर 2 पे आ गया। ऐसे ही जब आप 3 पे आओगे तो 3 करते करते क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और नीचे जब आओगे तो 3 वोल्ट की क्या हो जाएगी बेटा, करंट हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर ये कुछ आपको पॉइंट्स मिले है ना, यहाँ पर आपको क्या मिले, कुछ पॉइंट्स मिले, और ये पॉइंट्स क्या है, देखो एक बेटा पॉइंट आपको ये मिला, एक पॉइंट बेटा आपको ये मिला, और एक पॉइंट आपको ये मिला। आगे जब और मिलाओगे, मान लो इसको मिलाओगे ये पूरा, तो इसको मिलाने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। और जब ये आप पॉइंट मिलाओगे और ये जब पूरा इसको मिला दोगे तो मिलाने पे क्या होगा बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी कि नहीं आएगी, बताओ मुझे। तो बेटा ये वही रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन जो ओम ने दिया है, जो अभी मैंने आपको जो ग्राफ सिखाया था, ग्राफ दिखाया था अभी मैंने पीछे आपको उस वाली स्लाइड में, तो बेटा ये वही ग्राफ बना कि नहीं बना? और ये क्यों बना? ये इसलिए बना बिकॉज V और I एक दूसरे के साथ हमेशा सेम रिलेशन रखते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? से यस सर। Yes, sir. अच्छे समझ में आ गया ना बेटा सभी को? यस सर। कुछ डाउट हो तो Yes, मैं sir. फिर से समझाऊं? ठीक है, ओके बेटा, देखो मैं फिर से स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, वही वाली, ये रहा बेटा ग्राफ आपके सामने। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा ऐसे ही आया था, ये यहाँ पे मैंने ये सब डिवीजन लेके आपको पूरे दिखा दिए कि ये कैसे ये ग्राफ प्लॉट हुआ था। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो, ये जो ये है, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये बेटा स्लोप होता है। इसको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। और याद रखिएगा, अगर कभी आपसे ये पूछे, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस स्लोप का और करंट के बीच का ये एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल कभी भी आपसे पूछे, तो बेटा हमेशा क्या बोलोगे? कितना? 45 डिग्री। या फिर वोल्टेज और इसके स्लोप के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, तो भी कितना होगा बेटा, बताओ? 45 डिग्री। और कभी अगर आपसे ये पूछे कि करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना होता है हमेशा, 90 degree. समझ में आ रही है सब कुछ बातें जो कि ग्राफ से पूछी जा सकती हैं आपसे? क्लियर? यस सर। बढ़े आगे? ओके। लेकिन अभी भी ना मेरा पेट नहीं भरा ओम्स लॉ को आपको समझाते समझाते, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज अब सामने आएगी आपके, और वो ये है, ये चीज, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसको नहीं समझेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए फिर से चलते हैं एक बार अपनी वही वाली स्लाइड पे। और इसको एक बार रब करते हैं जल्दी से, ताकि मैं आपको और अच्छे समझा पाऊँ। देखो बेटा, रेजिस्टेंस जो था वो एक ऐसा टर्म था, जब ओम्स ने ये एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, ओम ने ये जब एक्सपेरिमेंट करा तो ओम ने देखा कि यार V इक्वल्स टू IR तो ठीक था, लेकिन अगर V इक्वल्स टू IR है तो इसमें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी?
गड़बड़ ये हो जाएगी कि अगर मान लो मेरे पास 20 एम्पियर का कोई मान लो कोई सर्किट है जिसमें 20 एम्पियर करंट सप्लाई हो रही है और उसमें 20 वोल्ट की मान लो वोल्टेज भी सप्लाई हो रही है, लेकिन अगर मेरा एपरेटस जो है वो मान लो 10 वोल्ट का है, ठीक है, 10 वोल्ट का अगर मेरा एपरेटस है, तो 10 वोल्ट नहीं 10 वॉट का मेरा एपरेटस है, मान लो कि इसकी तरफ से जो पावर सप्लाई हो रही है इसकी तरफ से मान लो 20 वॉट की है, कितने वॉट की, 20 वॉट की, और अगर 20 वॉट की सप्लाई और 10 वॉट का मेरा मान लो बल्ब है, तो अगर ऐसा हो गया तो 20 वॉट की सप्लाई अगर गई इतने V और इतने I की वजह से, तो बेटा मेरा 10 वॉट का बल्ब तो सत्यानाश, मैं जितने बार मैं बल्ब ही चेंज करता रहूंगा, है ना, क्योंकि जैसे मैं नया बल्ब लगाऊंगा, मैं ऑन करूंगा वो फिर फुक, फिर बल्ब लगाया फिर ऑन किया फिर फुक, तो फुकता रहेगा वो, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं रोज बल्ब चेंज करता रहूं, है ना। तो मतलब यहाँ से ये चीज देखी गई कि यार वोल्टेज और करंट में सेम रिलेशन तो समझ में आता है, लेकिन अगर देखा जाए जैसे आपके घरों में 220 वोल्ट की बेटा सप्लाई आती है, ठीक है, 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, लेकिन मान लो कि वहीं पे अगर आपको आपके घर में कोई मान लीजिए 10 वॉट की कोई एलईडी आपने लगा रखी है, ठीक है, 10 वॉट की एलईडी लगा रखी है, लेकिन 220 वोल्ट सप्लाई इतनी ज्यादा है और तब भी आपका 10 वॉट का जो बल्ब है या एलईडी है वो बड़े प्यार से जल रही है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा। तो मतलब ये जो 220 वोल्ट की सप्लाई है, मान लो अगर मैं इसमें बात करूं कि करीब करीब शायद 200 एम्पियर की सप्लाई होगी, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 200 एम्पियर की सप्लाई होगी, और 200 एम्पियर की सप्लाई इतनी ज्यादा सप्लाई है उसकी वजह से भी ये 10 वॉट के बल्ब को कुछ भी नहीं हुआ, ये बड़े आराम से चल रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, और इसी में जो मेन टर्म है वो बीच में आता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखो क्या है रेसिस्टेंस, आराम से समझते हैं चीजों को बेहतरीन तरीके से, क्योंकि रेसिस्टेंस आ गया तो फिर ओम्स लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ओम्स लॉ कंप्लीट हो गया तो फिर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है V और R में या I और R में, वो भी आप बड़े आराम से समझ जाएंगे क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, समझिए ध्यान से। तो हम लोग देखने जा रहे हैं रेसिस्टेंस को। बेटा रेसिस्टेंस एक ऐसा टर्म है फिजिक्स के अंदर जिसका काम पता है क्या है, जिसका काम है ये सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे बताओ किसका दुश्मन है, करंट का, ठीक है, ये किसका दुश्मन है, करंट का। याद रखिएगा रेसिस्टेंस में अगर आप ये वर्ड देख पा रहे हो इतना, तो बस इस वर्ड से ही आपको इसकी आइडेंटिटी का पता लग जाएगा, रेसिस्ट। बेटा ये रेसिस्ट वर्ड का यूज क्या होता है, किसी ना किसी को रोकने के लिए, ये तो वर्ड होता है रेसिस्टेंस का मतलब, ठीक है, रेसिस्ट का। तो रेसिस्टेंस का मतलब है एक ऐसी ये फिजिकल कह लीजिए क्वांटिटी है जो कि रोकने का काम करेगी, जो कि अड़ जाएगी, ये कहेगी कि करंट अगर इसको मिल जाए तो ये कहेगी करंट मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपने आगे निकलने नहीं दूंगा। और अगर कभी आपने देखा हो तो ये रेसिस्टेंस कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ऐसे अगर आपने कभी देखे हो इस तरह का रेसिस्टेंस होता है बेटा, कभी अगर आपने नोटिस करा हो तो यहाँ पे इस तरह के कलरफुल कुछ डिजाइन बने होंगे, ठीक है, वो क्या होता है, वो रेसिस्टेंस की मेजरमेंट होती है, हम उस डिजाइन को देख के पता कर लेते हैं कि रेसिस्टेंस कितने ओम्स का है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस मेन क्या हुआ, रेसिस्टेंस मेन ये हुआ कि कभी भी अगर रेसिस्टेंस करंट को देखेगा तो रेसिस्टेंस कहेगा कि यार ये मेरा सबसे बड़ी दुश्मन है, करंट मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, करंट को मैं अपने आगे पास नहीं होने दूंगा, करंट मेरे पास आएगी तो मैं करंट को मार दूंगा या फिर मैं करंट को कम कर दूंगा, ये काम है किसका, हमेशा रेसिस्टेंस का। ये बात कैसे पता लगी, ये बात ऐसे पता लगी कि जो V था जो V था बेटा V जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के। तो अगर ऐसा है तो हमने यहाँ पे जब पढ़ा था तो V क्या निकला था बेटा, IR निकला था। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है तो I को अगर हम यहाँ से I के लिए फॉर्मूला बनाए तो बेटा हमेशा क्या निकलेगा, बताओ I के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो V/R बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आप मानते हो भाई। V/IR ये ओम्स का लॉ था, और ओम्स के लॉ से ही I/V/R से ये बातें हो गई। तो अगर ये बातें हो गई तो यहाँ से हमने क्या चीज देखी उसको समझते हैं। यहाँ से हमने ये बात सीखी कि अगर बेटा कभी रेसिस्टेंस ज्यादा है, देखो I और R में कैसा रिलेशन आ रहा है, I और R में रिवर्स रिलेशन आ रहा है ना बेटा। तो अगर I और R में रिवर्स रिलेशन है तो इसमें ये बात पता लगी कि अगर कभी रेसिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में करंट को क्या होना पड़ेगा, करंट कम होना पड़ेगा। या फिर अगर कभी रेसिस्टेंस कम हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में करंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ से आपको क्या बात बोली कि जो रेसिस्टेंस है और जो करंट है बेटा ये आपस में हमेशा रिवर्स रिलेशन रखते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि एक तरह से इनडायरेक्टली ये रिलेशन आपस में रखते हैं, ठीक है, या इनवर्स रिलेशन ये आपस में रखते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली कि अगर कभी भी रेसिस्टेंस करंट को देखेगा तो ये रेसिस्टेंस कोशिश करेगा कि मैं करंट को क्या कर दूं, खत्म कर दूं, करंट को एकदम हल्का कर दूं। क्यों, क्योंकि अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है
ऑब्वियसली बात है ना, रेसिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब करंट को रोकने की क्षमता ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है रेसिस्टेंस से, तो फिर करंट क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। और अगर करंट ज्यादा है रेसिस्टेंस कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी करंट नॉर्मल फिर फ्लो होगी। ये इतनी बातें समझ में आई आपको? बताओ जल्दी, शाबाश। यस Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये जो लेक्चर है ना बेटा, ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी, आप आराम से इसको बाद में देख सकते हो। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए कि मेरे पास ये बैटरी थी, ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है। लेट से ये बैटरी जो है ये 10 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की, ठीक है बेटा। ये इसका प्लस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा, मान लो, ठीक है। मतलब ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है, ठीक। हुआ क्या कि हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। हमने इसके प्लस को कनेक्ट करने की कोशिश करी है, यहाँ से ऐसे लेकर आए हैं, इस तरह से लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक एलईडी है जो कि हमें जलानी है, ठीक है। एक एलईडी है जो हमें जलानी है, और एलईडी भी बना देते हैं आपके लिए, छोटी सी एलईडी है हमारे पास। एलईडी कभी अगर आपने ध्यान से देखी हो तो बेटा, एक जो टर्मिनल होता है उसका वो बड़ा होता है, एक टर्मिनल छोटा होता है। कभी ध्यान से देखा आपने एलईडी को? बताइए, अगर कभी आपने एलईडी को ध्यान से नहीं देखा तो देखना, एक बेटा ज्यादा होगा, एक छोटा होगा, और उसी के थ्रू ये एलईडी पूरी ऐसे लगी होगी, ठीक है। गोल गोल एलईडी होती है, कुछ ऐसे लगी होती है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, जो ये एलईडी का जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है, जिसमें बड़ी वाली आपको दिखेगी, वो हमेशा प्लस होता है, और ये जो छोटा वाला होता है हमेशा माइनस होता है। और एलईडी को लगाने का हमेशा खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि एलईडी का प्लस हमेशा आपके सोर्स के भी प्लस से ऐड होगा, ठीक है। और एलईडी का जो माइनस है वो आपके सोर्स के भी माइनस से ऐड होगा, याद रखिएगा। अगर आपने ये उल्टा कर दिया तो फिर एलईडी नहीं जलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको जलाना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है उस बात को समझो। मान लिया कि यार इसमें से, ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें, जो करंट निकल रही है ना, मान लो कि करंट क्या मतलब, जो ये बैटरी हो तो 10 वोल्ट की है, और हमने मान लिया कि इस एलईडी को जलाने के लिए मान लो कि 2 वोल्ट चाहिए सिर्फ। कितना वोल्ट चाहिए? 2 वोल्ट, ठीक है। 2 वोल्ट अगर हम इस एलईडी को दे दें तो एलईडी जल जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अभी मेरे पास पेन नहीं है तो थोड़ा सा डायग्राम जैसे भी बन रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अभी जब पेन आ जाएगा मेरे पास नॉर्मल डिजिटल पेन, तो फिर हम आराम से उसको आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी मैं माउस से लिख रहा हूँ तो वो नहीं है बेटा इतनी। चलिए, तो हमने यहाँ पे एक बात ये करी कि हमारे जो बैटरी थी, बैटरी से हमारा मान लो कि 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और इस एलईडी को जलाने के लिए सिर्फ हमें कितना चाहिए? सिर्फ बेटा हमको चाहिए मान लो 2 वोल्ट। तो अगर ये ऐसा है और बीच में आपने कुछ भी नहीं लगा रखा, तो बेटा क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही सप्लाई 10 वोल्ट की निकलेगी और ये यहाँ पर आएगी, तो ये 2 वोल्ट की है और ये 10 वोल्ट की है, तो ऑब्वियस सी बात है एलईडी क्या होगी? तुरंत फूक जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि 10 वोल्ट की है और चाहिए सिर्फ 2 वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है बस कर जाएगा ना ये बल्ब। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट। तो क्या हो गया? माउस में सिलेक्ट हो रहा। जी, चलिए। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या हुआ कि ये फूक गई। तो अब यार ऐसा क्या करें कि यार हमारे पास जो बैटरी है वो भी 10 वोल्ट की रहे, और ये जो 2 वोल्ट की जो हमने एलईडी लगानी है, ठीक है। मान लो कि हालांकि एलईडी के बहुत सारे अलग आते हैं, जैसे 1.3 पे आता है, 1.2 पे भी आती है, 1.5 पे भी आती है, अलग अलग आती है, इनका अलग अलग डेजिग्नेशन होता है। तो हमने मेन ये चीज सोच ली है कि अगर हमें ये एलईडी चलानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 10 वोल्ट है और ये जो 2 वोल्ट आपको दिख रहा है, तो अगर हम इसमें बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 10 वोल्ट में अगर आप 2 वोल्ट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 8 वोल्ट आया। तो ये जो 8 वोल्ट का जो डिफरेंस था, ये 8 वोल्ट ज्यादा आ गया किसके अंदर? एलईडी के अंदर। ये तो रीजन था कि ये एलईडी फूक गई। बताओ, ये एलईडी अगर फूक गई है तो ये 8 वोल्ट ज्यादा आ गया, इसलिए तो फूकी होगी एलईडी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? सही यस। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा अगर हम किसी तरह से इस 8 वोल्ट को कंट्रोल कर ले गए,
तो ये 8 वोल्ट अगर कंट्रोल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है एलईडी हमारी जल जाएगी। तो इसी 8 वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप वोल्टेज कभी कंट्रोल नहीं करते हो, एक तरह से आप जो होता है करंट को कंट्रोल करते हो अपने सर्किट के अंदर। और करंट के साथ साथ वोल्टेज कैसे कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन था। यही तो ओम्स ने बताया था अभी, ये तो मैंने आपको बताया कि ओम्स ने यही बात बताई थी कि इन दोनों में डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि अगर मैं अपनी करंट को एक तरह से कंट्रोल कर लूं तो मेरा वोल्टेज अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और ये 8 वोल्ट को मैं मैनेज कर पाऊंगा। तो इसको मैनेज करने के लिए हमने क्या करा, इसको मैनेज करने के लिए बेटा यहाँ पर मान लीजिए हमने एक रेसिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, रेसिस्टेंस। बस इसको नॉर्मल समझ लो, मैं आपको एक बस छोटी सी चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम गलत है सही है उससे मतलब नहीं है, बस आप ये समझो कि हमने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया और मान लीजिए कि रेसिस्टेंस जो है लेट्स से 10 ओम्स का रेसिस्टेंस है। कितने का है, 10 ओम का रेसिस्टेंस है। हालांकि मैं आपको एग्जैक्टली कल जो कराऊंगा एग्जांपल, उसमें आपको रेसिस्टेंस भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितने का है। अगर आप चाहो तो V = IR से आप ये निकाल भी सकते हो कि कितने का रेसिस्टेंस हमको चाहिए कि नॉर्मल हमारा ये काम हो जाए। जैसे अगर आप रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप सर्किट की जो वोल्टेज है वो अपॉन में जो करंट है उससे आप डिवाइड कर लीजिए। चलो मैं आपको एक कराई देता हूँ एग्जांपल। जैसे इस समय जो हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है, वोल्टेज जो है हमारा वो 8 वोल्ट का है। देखो ये 8 वोल्ट को तो मैनेज करना हमें, बताओ रेसिस्टेंस जो हम लगा रहे हैं बेटा वो 8 वोल्ट को मैनेज करने के लिए लगा रहे हैं ना, तो ऊपर 8 वोल्ट आएगा। और मान लिया कि इस करंट के अंदर मतलब इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, लेट्स से कि वो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी। मान लेते हैं कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, मान लिया इस सारे का सारा डाटा मैंने माना हुआ है। तो 2 अगर एम्पियर की है तो बेटा नीचे क्या आएगा, नीचे एम्पियर आएगा। और कल मैंने आपको पढ़ाया है कि वोल्ट पर एम्पियर बेटा किसकी यूनिट होती है, बताओ वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम्स की यूनिट होती है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं समझ लो, वोल्ट पर एम्पियर बेटा ये ओम्स की यूनिट होती है। और ओम्स का एक सिंबल होता है, ओम्स का सिंबल बेटा ये होता है, याद रखो ये ओम्स का सिंबल है। तो मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 4 का क्या हो गया, 4 आ गया, यानी कि ये 4 ओम्स, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस निकल गया बेटा कितना निकल गया, 4 ओम्स। यानी कि अगर आप यहाँ पे ये 4 ओम का रेसिस्टेंस लगा दो थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं, ठीक है। अगर करंट 2 एम्पियर की है और यहाँ पे 10 वोल्ट का सोर्स है और मुझे 2 वोल्ट की बैटरी अगर जलानी है, मतलब ये एलईडी जलानी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस 8 वोल्ट को 8 वोल्ट को अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम कितना रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, 4 ओम। और जैसे मैं ये 4 ओम का रेसिस्टेंस लगा दूंगा तो जो यहाँ से बैटरी से सप्लाई निकली थी वो सप्लाई जो करंट है वो करंट अपने आप क्या हो जाएगी, ड्रॉप डाउन हो जाएगी। बिकॉज रेसिस्टेंस कहेगा कि मैं तुम्हें निकलने तो दूंगा लेकिन उतना नहीं जितना तुम निकल कर आई हो, बल्कि उतना करूंगा जितना मेरी एलईडी को जलने के लिए रिक्वायर्ड है। ये बात समझ में आई। तो जैसे ही आप ये 4 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा दोगे तो करंट अपने आप कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा तो वो जो 8 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था वो भी अपने आप क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा और आपकी एलईडी जो है वो बढ़िया आराम से जलती रहेगी। तो समझ में आया पूरा का पूरा प्रोसेस, सही है अगर आया तो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लग गया यार बोलते बोलते। चलो आ गया समझ में तो अच्छी बात है, राइट। तो कहाँ गई स्क्रीन हमारी, ये रही स्क्रीन जी। तो ये जो पूरा का पूरा बेटा रेसिस्टेंस था, तो रेसिस्टेंस ने अपने नाम को पूरा एक तरह से जस्टिफाई करा। नाम है रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्ट करना। और ये सबसे बड़ा दुश्मन है किसका बेटा, करंट का। अगर इसको कहीं करंट दिखे तो ये कोशिश करती है या रेसिस्टेंस कोशिश करेगा कि करंट को खत्म कर दे पूरी तरह से। आगे समझ में इतना आपको ना अच्छे से? ओके आगे बढ़ते हैं। और ये देखो ये बेटा ओम का सिंबल है, ये जो मैंने अभी बनाया था, 3 ओम बनाया था ना मैंने वहां पे, 3 ओम बनाया था, पता नहीं 4 ओम बनाया था, जो भी बनाया था 4 ओम था शायद आई गेस। तो 4 ओम ये ओम वही रेजिस्टेंस है और OHM बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन भी देख सकते हो कि 1 ओम क्या होता है। मान लो कोई आपसे पूछ दे कि यार 1 ओम किसको बोलते हैं, तो 1 ओम का मतलब क्या होता है कि अगर कभी किसी सर्किट से 1 एम्पियर की वोल्टेज निकलने के बाद 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो, तो मतलब सर्किट को करंट देने के लिए हमें 1 ओम की रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये पूरा 1 ओम होता है भाई। कैसे आया, R = कैसे आएगा, V/I से ही तो आएगा। देखो भाई V/IR होता है, तो जब R के लिए फॉर्मूला यहाँ से बनाओगे R के लिए, तो R = क्या बनेगा, V/I बनेगा। तो मतलब अगर आप यहाँ पे 1 ओम करना चाहते हैं तो 1 वोल्ट करिए और 1 एम्पियर करिए। तो मतलब अगर किसी सर्किट के अंदर हमें 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉप डाउन करना है, तो उसके लिए अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्रॉप डाउन होगा। आया समझ में? तो बेटा सिर्फ V/IR ही नहीं है, बहुत कुछ है। मतलब ओम्स लॉ ने बहुत सारी बातें बता रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब एक टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा, रेसिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये मान के चलिए सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये, अगर ओम्स लॉ नहीं दिया तो फिर ये तो जरूर देगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब आप देखो क्या होता है, ये जो बेटा रेसिस्टेंस आपने पढ़ा, ये जो रेसिस्टेंस आपने पढ़ा बेटा, ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है। ये किस बात पे डिपेंड करता है? देखो ये डिपेंड करता है एक तो रेसिस्टेंस की लेंथ पे, किस पे बेटा? लेंथ पे। एक डिपेंड करता है एरिया पे। देखो दोनों बातें समझो, एक मेरे पास ये इतना बड़ा रेसिस्टेंस है मान लो, ठीक है, ये इतना बड़ा रेसिस्टेंस है, और एक मेरे पास रेसिस्टेंस है बेटा ये इतना बड़ा। तो दोनों में फर्क पता क्या है? ये दोनों रेसिस्टेंस है बेटा, ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों रेसिस्टेंस है। दोनों में फर्क क्या है? एक की लेंथ ज्यादा है और यहाँ पे इसकी लेंथ जो है बेटा वो कम है, इसका बेटा एरिया भी कम है, इसका एरिया ज्यादा है। तो याद रखिएगा रेसिस्टेंस की शेप चेंज होते ही, ठीक है, क्या होगा, जो उसका क्वालिटीज हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उसके पैरामीटर्स हैं बेटा वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है। इसीलिए जब एक्सपेरिमेंट्स करे गए तो पता लगा कि रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब अगर कभी लेंथ को बढ़ाएंगे, मतलब अगर मैं पूछूं कि पहले वाले का रेसिस्टेंस ज्यादा है कि दूसरे वाले का, तो आप कहोगे सर पहले वाले का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पहले वाले की लेंथ ज्यादा है। समझ में आया? तो बेटा रो इज सॉरी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये क्लियर हो गया? अब मैंने आपसे पूछा कि यार एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है, तो मैंने कहा यार कि एरिया के साथ ना तो इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर कभी एरिया जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेटा इनको ऐसे ही याद रखना जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार ये सारी बातें फिर से आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, हमने क्या देखा कि जो रेसिस्टेंस होता है बेटा, लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि रेसिस्टेंस लेंथ बढ़ाने से बढ़ता है। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि अगर आप एरिया को क्या कर दें? कम कर दें तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर आप एरिया को ज्यादा कर दें तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब ये सब एक्सपेरिमेंट से आए ये चीजें। तो मतलब क्या होगा बेटा? आवाज कहाँ आ रही है? आवाज मत करो, कौन कर रहा है? चलो अब नहीं आएगी। हाँ म्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। आगे देखो, तो बेटा यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि ये दोनों चीजें, तो अगर लेंथ को कभी बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ाने से बेटा एरिया भी क्या होगा? सॉरी रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ को कम करोगे तो बेटा रेसिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि सेम रिलेशन रखते हैं। लेकिन एरिया और रेसिस्टेंस अलग है। अगर आप एरिया को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा बेटा, और अगर आप एरिया को बढ़ा देंगे तो बेटा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये दो पॉइंट क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? प्लीज मुझे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. सब एक्सपेरिमेंट्स हुआ बेटा, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर ये कैसे हो रहा है, तो ये सब एक्सपेरिमेंटली होता है। ये सारे के सारे टर्म्स एक्सपेरिमेंटली निकले हुए हैं, ठीक है। अब वो सब चीजें आपको लैब में जब आप जाओगे ना, मैनुअल्स वगैरह जब करोगे या एक्टिविटीज करोगे अपने एग्जाम में वहां पे मेरे स्कूल में, तो आपको शायद आपके जो लैब असिस्टेंट्स हैं वो आपको करवाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ से जब ये देखा कि जब यार एक इक्वेशन से हमें ये पता लगा कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पहली इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन ये थी कि रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा एरिया के। ये दूसरी इक्वेशन थी। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं तो मुझे ये पता लगा कि यार ये जो रेसिस्टेंस है ना वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है एल के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। ये निकल के आया। और अब आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फिजिक्स के अंदर जब जब कभी आप किसी प्रोपोर्शनल के साइन को हटा रहे होते हो बेटा, तो ऐसी कंडीशन में प्रोपोर्शनल चेंज होता है किसमें? इक्वल में, और कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर यूज होता है। तो बेटा ये देखो आर तो पहले से लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने इक्वल यूज करा, और एल अपॉन ए भी बेटा यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक नया कांस्टेंट यूज हो गया जिसको हम कहते हैं बेटा रो। क्या बोलते हैं? रो, RHO रो, ठीक है, ये रो है। और इसी रो का दूसरा नाम पता है क्या है? इसी रो का दूसरा नाम होता है बेटा रेसिस्टिविटी। समझ में? तो यहाँ से एक फॉर्मूला पता क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया बेटा R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये आपका यहाँ से फॉर्मूला बन गया, और इसी रो एल अपॉन ए पे अब आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई? से यस अगर आ गई है तो। Yes, sir. बेटा ध्रुव समझ में आ रहा है? बाकी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. आसना, देवांगना बेटा आप लोग को आ रहा है? Yes, sir. ओके नीलांश बाबू आप बताओ। ओम जी, नीलांश, यश? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. जी ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो जब ये चीजें हो गई आपके सामने तो आपने ये समझा कि यार जो रेसिस्टेंस होता है ना वो तो रो एल अपॉन ए के बराबर होता है, यानी कि रेसिस्टेंस जो था वो रो, ठीक है, रो को ऐसे बनाते हैं एल और अपॉन में ए, जहां पर एल लेंथ होती है, ए बेटा एरिया होती है, और हर मटेरियल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है।
उस कैरेक्टरिस्टिक को रो बोलते हैं। रेसिस्टिविटी जो होती है वो हर मटेरियल की अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए आयरन की रेसिस्टिविटी अलग होगी, ठीक है। वहीं पे अगर आप वुड ले लो, लकड़ी में क्या होगा, लकड़ी में आप करंट नहीं फ्लो करा सकते, क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसकी जो रो होती है, रेसिस्टिविटी होती है, वो बहुत हाई होती है। मतलब रेसिस्टिविटी जितनी ज्यादा करंट बेटा उतना कम। सिंपल सी बात ये समझो। और रेसिस्टिविटी का मतलब वही रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो करंट को क्या कहेगा कि मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं एक बार रेसिस्टिविटी क्या होती है। तो द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज रेसिस्टिविटी। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अभी जैसे आपने पढ़ा ना एल और ए, ये आपने पढ़ा, ठीक है। देखो आर इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा, रो एल अपॉन ए। तो अगर मुझे यहाँ पे रेसिस्टिविटी यानी कि रो को निकालना है तो मैं रो के लिए क्या निकालूंगा। देखो रो के लिए फॉर्मूला बनाते हैं जरा यहाँ से, ठीक है। आप लोग मैथ्स पढ़े हुए अच्छे से, फॉर्मूला बनाते हैं। अगर आप रो को फॉर्मूला बनाना है तो रो को यहीं रखो। तो बेटा ये ए को कहाँ भेज दोगे, ऊपर, यानी कि आर ए और अपॉन में हो जाएगा बेटा एल। ये तो होगा रो, बताओ ये निकल के आएगा रो की वैल्यू, यानी कि जो रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी क्या होगी बेटा, ऐसा रेसिस्टेंस, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ये देखो ऐसा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो कि क्या करे, जो कि 1 मीटर लेंथ, जिसको हम यूनिट लेंथ बोल रहे हैं, जो कि यूनिट लेंथ के अंदर क्या करे बेटा, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करे, ऑफर करे, उसी को क्या बोल देते हैं हम, रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी की बेटा यूनिट क्या होती है, तो याद रखिए बहुत बार 1 मार्क में पूछी गई क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चल के जब आप कंपटीशन में आओगे तो कंपटीशन में जब 12th में, जैसे हम लोग कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद के बच्चे होते हैं हम लोग उनको पढ़ाते हैं, लाइक एसएससी है, बैंकिंग है ना, एनडीए के बच्चे हो गए, डीएसएसबी के बच्चे हो गए, बीएड के बच्चे हो गए, हम लोग उनको पढ़ाते हैं कंपटीशन में। तो कंपटीशन में ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। अब जिस बच्चे ने रेसिस्टिविटी को अच्छे से समझा हुआ है वो तो बड़े आराम से कर लेगा, लेकिन जिसने नहीं समझा वो बेटा नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक तो यूनिट होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, ओम इंटू मीटर। अब ये ओम मीटर बना कैसे उसको समझो। देखो बेटा अभी हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ध्यान समझना, अगर कभी भूल भी जाओ कि यूनिट क्या थी तो बड़े आराम से निकाल भी सकते हो। ये देखो रेसिस्टिविटी की यूनिट अभी हमने, मतलब फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, रो एल अपॉन ए, ये तो पढ़ा था। और हम यहाँ से क्या करें, रो के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं फिर से। तो जब रो के लिए आप फॉर्मूला बनाओगे तो क्या निकलेगा, रो के लिए फॉर्मूला बनेगा बेटा आर इंटू ए और अपॉन में एल, ये तो निकलेगा। अब देखो अगर मैं यूनिट निकालूं तो आर क्या है बेटा, रेसिस्टेंस। तो अगर आर रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस की यूनिट अभी आपने पढ़ी क्या थी, ओम, ठीक है, पढ़ा आपने। बेटा एरिया की अगर एमकेएस यूनिट की बात करें तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। और अपॉन लेंथ, बेटा लेंथ की भी एमकेएस में क्या होगी, मीटर होगी ना, तो अपॉन में भी मीटर आ गया। बेटा नीचे 1 मीटर है, ऊपर 2-2 मीटर है, तो 1 मीटर को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, 1 ही तो मीटर बचेगा। तो बेटा क्या बन गई यूनिट, ओम इंटू मीटर, ये वही तो लिखा है। अब समझ में आया कि ओम मीटर कैसे आया, बताइए। Yes, sir. क्लियर हो रहा है अच्छे से सभी बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. बेटा इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, भयानक, ठीक है, मजा भी आता है सीखने में और दिक्कत भी होती है। चलिए अब मेन खैर आप पढ़ चुके हो, अब अगली वाली क्लास से आपके क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। आज जो ओम्स लॉ था ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, अच्छे से नहीं समझ में आता बच्चों को, तो कोशिश करी मैंने आपको समझाने की और उम्मीद करता हूँ ओम्स लॉ आप समझ ही पाए। बताइए समझ पाए हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर आप जी समझ पाए हैं तो बेटा एक बार अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए फटाफट, शाबाश, ताकि आप लोग से एक बार गुफ्तगू हो जाए। आसना बेटा समझ में आया आपको, आज आपकी पहली क्लास थी? Yes, sir. कहाँ से हो बेटा आप, कौन सी सिटी से? Sir, Saharanpur. आनंदपुर, अच्छा दूर हो गया। दिवांगना बेटा समझ में आया? Yes, sir. आप बाबू दिल्ली से हो ना, दिवांगना कि सोनीपत? Sonipat. सोनीपत। मिलांश बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके बेटा। आस्था समझ में आया बाबू? Yes, sir. ध्रुव बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए फिर अगर आपको समझ में आ रहा है तो ओम्स लॉ हमने यहाँ पे खत्म करा है। अब अगली क्लास है बेटा कंपटीशन वाले बच्चों की, तो उनको पढ़ाएं, ठीक है, लगातार पढ़ा ही रहे 3 क्लास। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में। अगली वाली क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी को और आगे बढ़ाएंगे और अगली वाली क्लास से आपके क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के होंगे जो कि करीब आपके 90+ क्वेश्चंस होंगे, और जैसे एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग लखवीर सिंह स्टार्ट कर देंगे। लखवीर सिंह के आपके 180 क्वेश्चंस, ठीक है।
मतलब 270 क्वेश्चन जब आप कर लोगे, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपको कमांड हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछे आप आराम से करोगे बिंदास, कोई टेंशन नहीं। इन 180 में हालांकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मिले होंगे ना, क्योंकि रिपीट भी तो होंगे, सिंपल सी बात है। अब जैसे 1 ओम की डेफिनेशन एनसीईआरटी भी पूछती है, 1 ओम लखमीर सिंह भी पूछता है, तो दोनों चीजें हैं, तो क्वेश्चंस आपको अलग भी मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है आपको, ये आपको YouTube पे मिल जाएगा, डाइस इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा चैनल है, YouTube पे आप सर्च करेंगे डाइस इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जैसे आप सर्च करोगे वहां पे आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, और आराम से सब्सक्राइब कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, गुड लक। Thank you, sir. आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं बेटा। आसना आपको समझ में आया ना अच्छे से? Yes, sir. ठीक है बेटा। क्लास आपकी साइंस की, कल आपकी जो होगी क्लास वो आपकी मैथ्स की होगी, ठीक है।